हेलो, हाउ आर यू? सब ठीक हो? ओके, टुडे वी विल बी डिस्कस ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स. आवर फर्स्ट टॉपिक इज सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. सॉलिड लिक्विड solution. Second is Raoult law for solid liquid solution. And third is colligative properties. Okay, our first topic is solid liquid solution. Second is Raoult law for solid liquid solution. And third is colligative properties. Let's start our first topic. Our first topic is solid liquid solution. Solid liquid solution क्या होते हैं, हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, डिफाइन करते हैं. जब सॉल्यूट सॉलिड फेज में हो और सॉल्वेंट लिक्विड फेज में हो. क्या कहा हमने? जब सॉल्यूट सॉलिड फेज में हो और सॉल्वेंट लिक्विड फेज में हो तो सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स करने पर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बनते हैं. फिर से रिपीट करूंगा. जब सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बनेंगे. कुछ जनरल एग्जांपल शेयर करते हैं हम यहां पर इस कैटेगरी के सॉल्यूशन के लिए. फर्स्ट एग्जांपल, शुगर प्लस वाटर. शुगर सॉलिड फेज में, वाटर लिक्विड फेज में. क्या कहेंगे? हम कहेंगे जब सॉलिड शुगर लिक्विड वाटर में मिक्स की जाए तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बनेंगे. नेक्स्ट एग्जांपल, ग्लूकोज प्लस वाटर. ग्लूकोज सॉलिड फेज में, वाटर लिक्विड फेज में. क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जब सॉलिड ग्लूकोज को लिक्विड वाटर में मिक्स किया जाए तो भी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बनेंगे. नेक्स्ट, यूरिया प्लस वाटर. यूरिया सॉलिड फेज में, वाटर लिक्विड फेज में. क्या कहेंगे हम कहेंगे कि जब सॉलिड यूरिया को लिक्विड वाटर में मिक्स किया जाए तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बनेंगे. कैसे सॉल्यूशन बनेंगे? सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बनेंगे. तो फिर से रिपीट करते हैं कि जब सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स किया जाए तो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बनते हैं. सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करना चाहेंगे. हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करने के इंटरेस्टेड है यहां पर. तो हम हेडिंग लिखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को हम ली चैटेलियर प्रिंसिपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए, यहां 2 टाइप के प्रोसेस होंगे टेम्परेचर के बेस पर. फर्स्ट एक्सोथर्मिक प्रोसेस और सेकंड एंडोथर्मिक प्रोसेस. तो हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन. एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन. एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन के लिए हम कहेंगे डेल्टा H सॉल्यूशन लेस देन 0.
इट मीन्स इसके लिए हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल solubility of solid in liquid। हम कहेंगे कि जब एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन आप लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उनके लिए टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मींस जब टेम्परेचर बढ़ाए जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, और जब टेम्परेचर डाउन होंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन होगा। इट्स क्लियर। नेक्स्ट, एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन। एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन के लिए हम कहेंगे डेल्टा H ग्रेटर देन 0। इट्स क्लियर। इट मींस क्या रिलेशन देंगे हम यहां पे, हम कहेंगे टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल solubility of solid in liquid। ओके, हमने कहा कि टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाए जाएंगे तो सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर डाउन होंगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बात करेंगे हम राउल्ट लॉ पर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। देखिए राउल्ट लॉ हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। राउल्ट लॉ वही था जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए डिस्कस किया गया। ये तो उसका छोटा भाई है। इट मींस ये तो मॉडिफिकेशन है। ये राउल्ट लॉ का क्या किया गया है, एक स्पेशल केस के लिए मॉडिफिकेशन किया गया है। इट्स क्लियर। तो हम बात करेंगे राउल्ट लॉ और स्पेशल केस क्या है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। सॉलिड क्या होंगे, सल्यूट। सल्यूट यहां सॉलिड होगा, सॉलिड लिक्विड। लिक्विड क्या होंगे, सॉल्वेंट। तो हम बात करेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। मैंने आपको बताया कि ये राउल्ट लॉ का मॉडिफिकेशन है, एक स्पेशल केस है। इट मींस ये राउल्ट लॉ का छोटा भाई है, आप ये मान के चलना, ये मेन राउल्ट लॉ नहीं है। इट्स क्लियर। हम यहां कह रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउल्ट लॉ को स्टडी करना है, डिस्कस करना है। जहां सल्यूट को हमने सॉलिड लिया है, सल्यूट सॉलिड है, इसका मतलब सल्यूट का नेचर कैसा है, सल्यूट नॉन वॉलेटाइल। कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। देखो वॉलेटाइल का मीनिंग क्या है ये भी समझ लीजिए। वॉलेटाइल वो सब्सटेंस होते हैं जो वेपर प्रोड्यूस करते हैं, नॉन वॉलेटाइल वो होंगे जो वेपर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो यहां सल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, वो वेपर प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। इट्स क्लियर। और सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट यहां वॉलेटाइल है। कैसा है, वॉलेटाइल है। इट मींस सॉल्वेंट वेपर प्रोड्यूस करने वाला है। क्या प्रोड्यूस करने वाला है, वेपर प्रोड्यूस करने वाला है। तो हम क्या डेफिनेशन देंगे यहां राउल्ट लॉ के लिए, देखिए क्या स्टेटमेंट देंगे। हम कहेंगे द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर
of solute is equal the relative lowering of vapor pressure. The relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute which is non-volatile. क्या स्टेटमेंट लिखा है, क्या डेफिनेशन लिखी है? हमने कहा द रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to the mole fraction of solute which is non-volatile. यहां पर जो solute लिया है वो कैसा है? non-volatile है. यदि solute non-volatile है तो वेपर प्रेशर में जो रिलेटिव लॉवरिंग आएगी वो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी मॉल फ्रैक्शन ऑफ solute के मॉल फ्रैक्शन के इक्वल रहेगी. इट्स क्लियर? इस स्टेटमेंट के बेस पर हम राउल्ट लॉ के लिए मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देंगे. तो बात करते हैं मैथमेटिकली एक्सप्रेशन. मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या कहा हमने? हम यहां कहेंगे P solution is equal PA plus PB. You know very well, ये आपको पता है. लेकिन हम यहां क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं since solute B is non-volatile. हमने क्या कह दिया यहां पे? solute B जो लिया है वो कैसा है? नॉन वोलेटाइल है. नॉन वोलेटाइल है इसका मतलब वेपर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, उसका वेपर प्रेशर यहां कंसीडर नहीं होगा. जब उसका वेपर प्रेशर कंसीडर नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे? PS इज इक्वल PA और हम कहेंगे PS इज इक्वल PA नॉट XA. XA के लिए हम मॉल फ्रैक्शन कंसेप्ट को यूज करें तो क्या लिखेंगे? हम कहेंगे P सॉल्यूशन इज इक्वल PA नॉट 1 माइनस XB. फिर सॉल्व कर लेते हैं. हम कहेंगे PS इज इक्वल PA नॉट माइनस PA नॉट XB. इट्स क्लियर? इसको थोड़ा सा आगे और ड्राइव कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं. हम क्या लिख सकते हैं? हम कहेंगे PA नॉट XB इज इक्वल PA नॉट XB इज इक्वल क्या हो जाएगा? PA नॉट माइनस PS. और यहां हम कह सकते हैं XB इज इक्वल हो जाएगा PA नॉट माइनस PS अपॉन PA. That is the mathematical expression for Raoult law for solid liquid solution. यहां देखिए XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ solute which is non volatile. और PA नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई PA नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है. इस स्टेटमेंट के बेस पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ solute is equal to the relative lowering of vapor pressure. हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ solute is equal relative lowering
इन वेपर प्रेशर। ओके, हम यहां कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इस तरीके से हम राउल्ट लॉ के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे सकते हैं, हम एक फॉर्मूले का डेरिवेशन दे सकते हैं और इस फॉर्मूले के हेल्प से हम मैथमेटिकली रिलेटिव लॉबरिंग इन वेपर प्रेशर को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था स्पेशल केस एक राउल्ट लॉ के लिए सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। इट्स क्लियर। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर। इस पर डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट स्टडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफाइन करते हैं। हम कहेंगे डॉज प्रॉपर्टीज which depends on number of solute particles। देखिए फिर से स्टेटमेंट को मैं रिपीट करता हूं। डॉज प्रॉपर्टीज which depends on number of solute particles। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो। नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी, सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी। किस पर डिपेंड करेगी? ओनली और ओनली, फिर से कहते हैं ओनली और ओनली डिपेंड करेगी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर। वो प्रॉपर्टीज होंगी कौन सी? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो फिर से डिफाइन करते हैं, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और इस टॉपिक में यहां 4 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन सी? देखिए, नंबर 1 रिलेटिव लॉबरिंग of vapor pressure of the solvent। Number 2 elevation in boiling point of the solvent। Next, depression in freezing point of the solvent। And 4th, osmotic pressure। It's clear? First is relative lowering of vapor pressure of the solvent। Second, elevation in boiling point of the solvent। Third, depression in freezing point of the solvent। And fourth, osmotic pressure। relative lowering of vapor pressure, vapor pressure में आने वाली lowering यानी vapor pressure की वैल्यू का कम हो जाना। elevation in boiling point, elevation का मतलब है बढ़ना। बॉइलिंग पॉइंट में कितनी इंक्रीज हो सकता है, कितनी इंक्रीजिंग हो सकती है। डिप्रेशन का मतलब होता है डाउनफॉल जाना। और ऑस्मोटिक प्रेशर। हम 4 टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यहां डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव लॉबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। फर्स्ट, रिलेटिव लॉबरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर।
रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए हम बात करते हैं, हम एक कंटेनर लेते हैं, यहां हमने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में आपने वाटर फिल कर लिया। क्या फिल कर लिया? वाटर फिल कर लिया। और वाटर फिल करने के बाद में इसमें क्या मिक्स कर दी? इसमें शुगर मिक्स कर दी। देखिए वाटर जो होता है वो वॉलेटाइल है। वाटर कैसा है? वॉलेटाइल है। और शुगर नॉन वॉलेटाइल है। शुगर डाल दीजिए, सॉल्ट डाल दीजिए आप, ये नॉन वॉलेटाइल होते हैं। आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को इसमें मिक्स कर दिया। अब इस पर यहां कैप लगा दी, यहां क्या लगा दी? कैप लगा दी। और इसे हीट देना स्टार्ट कर दिया आपने, हीट दी। अब हीट दोगे तो क्या होगा? जो वॉलेटाइल सॉल्वेंट है यानी वॉलेटाइल लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा? वो वेपर में कन्वर्ट होगा। ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल है। क्लियर कंडीशन? आपने यहां पर इसको हीट दी, ये वेपर में क्या हुआ? कन्वर्ट हुआ। वेपर में कन्वर्ट हुआ, यहां इसके वॉलेटाइल पार्टिकल्स यहां पर क्या करने लगे? तैरने लगे, फ्लो करने लगे इसके वॉलेटाइल पार्टिकल्स। ये वॉलेटाइल पार्टिकल्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये पार्टिकल्स जो यहां तैर रहे हैं ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं। इस प्रेशर को हम प्योर वाटर के वेपर प्रेशर से क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। दूसरा कंटेनर लिया, इस दूसरे कंटेनर में हमने क्या लिया? प्योर वाटर ले लिया। यहां प्योर वाटर लिया, इसको भी यहां पर क्या कर लिया? बंद कर दिया। यहां भी आपने इसको हीट दी। कौन सी कंडीशन में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो देखिए यहां वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि यहां टोटल पार्टिकल्स वॉलेटाइल हैं। जितने भी यहां पार्टिकल्स हैं, ये देखिए ये सरफेस ऑफ वाटर पर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे वॉलेटाइल पार्टिकल्स हैं। ये सारे पार्टिकल्स वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे और वेपर में कन्वर्ट होंगे तो ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उसको वेपर प्रेशर कहेंगे। लेकिन इस बाउंड्री की बात करें तो इस बाउंड्री पर सारे वॉलेटाइल पार्टिकल्स नहीं होते हैं। यह कुछ पार्टिकल्स वॉलेटाइल है और कुछ पार्टिकल्स कैसे हैं? ये नॉन वॉलेटाइल है। जो वाटर है वो वॉलेटाइल है, जो शुगर है वो नॉन वॉलेटाइल है। तो यहां पर जैसे ही वाटर में आपने शुगर मिक्स कर दी, शुगर मिक्स करने से क्या हुआ? जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन है वो कम हो गई। रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम हुई तो वेपर प्रेशर भी क्या हो गया? कम हो गया। और वेपर प्रेशर कम हुआ है, इसी को बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर में जो कमी आई ये किसकी वजह से आई? ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से आई। किसकी वजह से आई है? ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से आई है। तो हम इस कंसेप्ट के लिए फॉर्मूले का डेरिवेशन देना चाहेंगे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। तो कैसे फॉर्मूले का डेरिवेशन दे सकते हैं? देखिए, फ्रॉम राउट लॉ, फ्रॉम राउट लॉ। आपने सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए राउट लॉ डिस्कस किया, उसमें आपने कहा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही कहा आपने। तो रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को क्या कहा आपने? रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए आपने कहा PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल आपने क्या कहा? XB। यही कहा आपने। XB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को हम क्या कह सकते हैं? हम यूं लिख सकते हैं PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल NB अपॉन NA
प्लस एन। अब देखिए एक और कंडीशन हम बताएंगे, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, डाइल्यूट होने का मतलब है सॉल्यूट बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, और सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, NB इज मच मोर लेस देन NA। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो NB को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो सॉल्यूट को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो हम देखिए आगे फॉर्मूले का डेरिवेशन किस तरीके से देंगे। हम कहेंगे PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल NB अपॉन NA। NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, Na क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इनको भी आप फॉर्मूले से लिख दीजिए। तो आप लास्ट फॉर्मूला क्या देंगे, आप कहेंगे PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट इज इक्वल NB क्या होता है, WB अपॉन MB, और Na क्या होता है, WA अपॉन MA। तो हम क्या लिखेंगे, MA अपॉन W। इट्स क्लियर। और यहां से हम MB की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो हम क्या कह देंगे, MB इज इक्वल, MB की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो MB इज इक्वल क्या हो जाएगा, MB इज इक्वल हो जाएगा PA नॉट इंटू WB इंटू MA डिवाइडेड बाई PA नॉट माइनस PS इंटू WA। ये फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा। यहां से मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट किया जा सकता है कि आपने वेपर प्रेशर में लोवरिंग करने के लिए, या वेपर प्रेशर में आने वाली लोवरिंग है वो कितने सॉल्यूट के प्रेजेंट होने से आई है, यानी सॉल्यूशन में कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया गया है कि वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोवरिंग आई है। इट्स क्लियर। तो ये था मैथमेटिकली डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी पर बात करते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या है, एलिवेशन का मतलब भी यही है। देखिए हम बात करते हैं, हम यहां दो कंटेनर ले लेते हैं, ये कंटेनर फर्स्ट और ये कंटेनर सेकंड। कंटेनर फर्स्ट में हमने प्योर वाटर को डाला है, यहां प्योर वाटर है, और कंटेनर सेकंड में आपने शुगर प्लस वाटर को डाला है। किस किस को डाला है, शुगर प्लस वाटर, इसमें शुगर भी है और वाटर भी है। शुगर प्लस वाटर को मिक्स किया है। यहां देखिए इन दोनों को जब हीट देना स्टार्ट किया, कौन सा पहले बॉयल होगा और कौन सा बाद में बॉयल होगा। तो कंफर्म सी बात है कि प्योर वाटर पहले बॉयल होगा, ये जल्दी बॉयल हो जाएगा, ये थोड़ा सा देरी से बॉयल होगा, ये थोड़ा सा देरी से बॉयल होगा। हम कह दें कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही इसमें शुगर मिक्स कर दी तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, 100.5 डिग्री सेल्सियस। तो एलिवेशन कितना आया, एलिवेशन ये नहीं है कि ये बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एलिवेशन क्या है, इन दोनों का डिफरेंस। बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए
वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आप क्या करेंगे, 100.5 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल कितना होगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस। 0.5 डिग्री सेल्सियस है, ये एलिवेशन है बॉइलिंग पॉइंट में, इतना एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में। इट्स क्लियर। तो इस तरीके से हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को बता सकते हैं। यहां आपको पता चल गया कि प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। तो इसके लिए फॉर्मूले का डेरिवेशन देते हैं, किस तरीके से देखिए फॉर्मूले का डेरिवेशन दे सकते हैं। हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हम TB नॉट से डिनोट करेंगे। सॉल्यूट का कोई बॉइलिंग पॉइंट होगा नहीं, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलेटाइल, इसका कोई बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स कर दिया, क्या बन गया, सॉल्यूशन। हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम TB से डिनोट कर देते हैं। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ उसको हम डेल्टा TB से लिखेंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल, बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट का कम होगा, तो आप क्या कहेंगे, TB माइनस TB। ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पर। इट मींस 1000 ग्राम में कितना सॉल्यूट मिक्स करेंगे उतनी ही बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, एलिवेशन होगा। तो ये मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है। तो हम ये कहेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलरिटी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलरिटी। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहा, डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M। हम यहां इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो हम कहेंगे डेल्टा TB इज इक्वल KB इंटू M। M यहां मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, डेल्टा TB यहां पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। KB क्या है, KB यहां पर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। KB क्या है यहां पे, KB इज इक्वल मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको और एक नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कौन सा नाम है, और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। केबी को इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे आप इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट को या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए हम यदि कह दें व्हेन मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1m, जब सॉल्यूशन की मोललिटी व्हेन मोललिटी इज इक्वल 1m रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 1 हो गई तो डेल्टा TB क्या हो गया, डेल्टा TB इज इक्वल क्या हो गया, KB। तो हम कहेंगे कि जब सॉल्यूशन की मोललिटी 1 हो, सॉल्यूशन की मोललिटी कितनी हो, 1 हो, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही क्या होता है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ही हम क्या कह देंगे, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कह देंगे। इट्स क्लियर। अब हम मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें इस फॉर्मूले में, तो मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो देखिए आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। क्या फॉर्मूला होता है मोलरिटी का, डेल्टा TB इज इक्वल KB इंटू, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB। यदि ग्राम में आप यूज कर रहे हो
वेट को किस में यूज कर रहे हो, ग्राम में, तब आप यहां पर 1000 लिखोगे, 1000 अपॉन WA इन ग्राम। ये हो गया मोलरिटी का फॉर्मूला। आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्यूट, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप लिखोगे MB इज इक्वल क्या हो जाएगा, टेल मी नाउ। MB को कैलकुलेट करना है तो MB इज इक्वल क्या हो जाएगा, MB इज इक्वल हो जाएगा KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TB इंटू WA इन ग्राम। ये हो जाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज करके आप एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स क्लियर। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए बात करना चाहें तो भी हम वही दो केस पर बात करेंगे। फर्स्ट आप प्योर वाटर ले लीजिए, यहां आपने क्या ले लिया, प्योर वाटर ले लिया, और सेकंड केस में आपने क्या किया, वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर ले लिया। वाटर प्लस शुगर का क्या ले लिया, मिक्सचर ले लिया। वाटर प्लस शुगर। अब देखिए आपको इस बार फ्रीजिंग चेक करना है। इट्स क्लियर। इट मींस ये लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, तो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कौन पहले कन्वर्ट होगा और कौन बाद में कन्वर्ट होगा। तो बिल्कुल क्लियर है कि जिस वाटर में शुगर मिक्स है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। इट्स क्लियर। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, और शुगर जिसमें मिक्स कर दिया उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वही होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए हम इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं, तो हम देते हैं डेरिवेशन मैथमेटिकल फॉर्मूले के लिए। हम कह रहे हैं यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूट का होगा नहीं कुछ भी, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, सॉल्यूट तो ऑलरेडी फ्रीज है, वो तो सॉलिड है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को हम TF नॉट से लिखेंगे और सॉल्यूशन को किससे लिखेंगे, TF से। वही बात कहेंगे हम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा डेल्टा TF, और डेल्टा TF बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। इस बार बड़ी वैल्यू कौन सी है, वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, तो आप कहेंगे TF नॉट माइनस TF। ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी किस पर डिपेंड करता है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन पर। इट मींस 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम सॉल्वेंट में आपने कितना सॉल्यूट मिक्स किया है उतना ही डिप्रेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट में। तो हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट is directly proportional molarity of solution, molarity of solution। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट किया, डेल्टा TF से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। डेल्टा TF इज इक्वल KF इंटू
एम। अब यहां देखिए डेल्टा टीएफ क्या है? डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एम क्या है? मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, केएफ क्या है? केएफ यहां मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है। केएफ क्या है यहां पे? केएफ इज इक्वल मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। इसे एक और नाम से लिखेंगे यहां, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये भी केएफ है। अब क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो उसके लिए भी यही कहेंगे, व्हेन मोललिटी इज इक्वल 1m। मोललिटी क्या हो गई? 1m। तो मोललिटी की वैल्यू 1m, इट मींस m 1m हो गया, तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा? इज इक्वल केएफ। आप इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। आप क्या कहेंगे कि जब सॉल्यूशन की मोललिटी 1 हो जाती है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ही क्या होता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो यहां इसके फॉर्मूले को आगे सॉल्व करने के लिए मोललिटी का फॉर्मूला भी यहां जोड़ दीजिए। तो मोललिटी के फॉर्मूले को जोड़ने से देखिए कैसा फॉर्मूला बन जाएगा। हम कहेंगे डेल्टा टीएफ इज इक्वल केएफ इंटू मोललिटी का फॉर्मूला आप कहेंगे WB/MB, और ग्राम में बात कर रहे हैं इसलिए 1000/WA इन ग्राम। और यहां से आपको MB कैलकुलेट करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। तो आप क्या कहेंगे? MB इज इक्वल क्या हो जाएगा? MB इज इक्वल आप कहेंगे KF इंटू WB इंटू 1000 डेल्टा TF इंटू WA इन ग्राम। ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाएगा किसके लिए? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए। इट्स क्लियर? नेक्स्ट, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर तो हमारी फोर्थ हेडिंग होगी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले हम ऑस्मोसिस प्रोसेस पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले हम इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए ऑस्मोसिस प्रोसेस को कैसे डिस्कस करें। हम यहां एक कंटेनर ले लेते हैं। ये एक कंटेनर ले लिया हमने। इस कंटेनर के सेंटर में हम एक सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। ये स्पेशल एक मेम्ब्रेन होती है जिसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है। ये चूजी नेचर की होती है। इट मीन्स चूजी नेचर का मतलब ये सब्सटेंस को चूज करके क्रॉस होने देती है। इसको अच्छा लगेगा उसको जाने देगी, अच्छा नहीं लगेगा उसको नहीं जाने देगी। अच्छा लगने से मतलब है ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स को क्रॉस होने देती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को नहीं जाने देती है, या यूं कहें कि ये बहुत छोटी साइज वाले पार्टिकल्स को जाने देती है, बड़ी साइज वाले पार्टिकल्स को रोक लेती है। इसको सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी प्रीमेबल मेम्ब्रेन, इन शॉर्ट इसे SPMB लिखते हैं। अब आपने क्या किया, इस कंटेनर में सॉल्यूशन फिल कर लिया। यहां भी वाटर है और इस वाटर में आपने क्या मिक्स कर रखी है? शुगर मिक्स कर रखी है। इधर भी आपने वाटर है और इस वाटर में क्या मिक्स कर रखी है? शुगर मिक्स कर रखी है। दोनों तरफ शुगर है, यहां भी शुगर के पार्टिकल्स हैं। इधर भी शुगर पार्टिकल्स हैं। तो हम यहां कहें शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन, शुगर प्लस
वाटर सॉल्यूशन। इस तरफ भी हम यही कहेंगे, शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन भरा हुआ। लेकिन देखिए इन दोनों सॉल्यूशन में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हम ये कह देते हैं कि यहां जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेट है। कैसा सॉल्यूशन है? कंसंट्रेट सॉल्यूशन। और यहां जो सॉल्यूशन भरा है वो कैसा है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? इस तरफ शुगर पार्टिकल्स ज्यादा हैं और वाटर पार्टिकल्स इस तरफ क्या हैं? कम है। इस तरफ शुगर पार्टिकल्स क्या हैं? कम है, वाटर पार्टिकल्स ज्यादा हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में जिधर सॉल्वेंट ज्यादा है, देखिए फिर से सुनिए, ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है? जिधर सॉल्वेंट ज्यादा होते हैं उधर से सॉल्वेंट उस तरफ की ओर जाते हैं जिस तरफ सॉल्वेंट कम होते हैं। तो यहां क्या होगा? सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो हैं वो यहां से इस तरफ जाएंगे। सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस तरफ जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू SPM फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। तो कैसे डिफाइन करेंगे? आप कहेंगे मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को हम कुछ इस तरीके से लिख दे तो भी कोई फर्क नहीं होगा। वाटर, आप वाटर की बात कर रहे हैं। फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ओके, कैसे डिफाइन किया आपने ऑस्मोसिस को? आपने कहा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इट मींस वाटर, थ्रू SPM फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो ये थी ऑस्मोसिस। अब बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर पर। अब बात करते हैं हम किस पर? ऑस्मोटिक प्रेशर पर। ये देखिए, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स कब तक इस तरफ, सॉल्वेंट पार्टिकल्स कब तक इस तरफ आते रहेंगे? जब तक कि दोनों तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इक्वल नहीं हो जाएंगे। इधर भी सॉल्वेंट और इधर का सॉल्वेंट दोनों जब तक इक्वल नहीं हो जाएंगे तब तक सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस तरफ जाते रहेंगे, इस तरफ चलते रहेंगे। दैट्स क्लियर। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहेंगे। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब एक दूसरी तरफ जाना क्या हो जाएगा? वाटर पार्टिकल्स का जाना बंद हो जाएगा। लेकिन हम इसके आगे की कंडीशन पर बात करते हैं। देखिए क्या कंडीशन पर बात करते हैं। हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में SPM लगी हुई है। ये SPM यहां पर लगाई आपने। यहां कंटेनर में आपने वाटर फिल कर रखा है। इस बार वाटर पार्टिकल्स हैं, प्योर वाटर है, केवल वाटर है। और इस तरफ आपने क्या फिल कर रखा है? इस तरफ आपने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब वाटर पार्टिकल्स तो है, लेकिन साथ में कौन से पार्टिकल्स हैं? शुगर पार्टिकल्स भी। साथ में क्या है? शुगर पार्टिकल्स है। तो यहां आपने शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन दिया है। अब क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है। ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है तो क्या हो रहा है? ये वाटर पार्टिकल्स इस तरफ जा रहे हैं, यहां से इस तरफ जा रहे हैं ये वाटर पार्टिकल्स। आपको क्या करना है? इन वाटर पार्टिकल्स को इस तरफ आने से रोकना है। इसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? आप यहां पर एक पिस्टन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? पिस्टन। पिस्टन जानते हो क्या?
साइकिल में हवा लगाइए कभी पंप से, वो पंप पिस्टन होता है। आपने यहां पर एक पिस्टन लगा दिया और इस पिस्टन से आपने प्रेशर लगाया। क्या लगाया? प्रेशर। कितना प्रेशर लगाना है आपको? इस पिस्टन से यहां इतना प्रेशर लगाना है कि ये इन वाटर पार्टिकल्स का इधर आना रोक दे। इस वाटर पार्टिकल्स का यहां से इतना प्रेशर लगाना है कि वाटर पार्टिकल्स को इधर आने से रोक दे। इट्स क्लियर? पिस्टन लगाकर आप इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे कि इन वाटर पार्टिकल्स का इधर आना, सॉल्यूशन वाली साइड में आना रोक दे। तो जो प्रेशर ऑस्मोसिस प्रोसेस, वाटर पार्टिकल्स इधर आ रहे हैं, वो ऑस्मोसिस प्रोसेस है, और जो प्रेशर ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दे उस प्रेशर को क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। इट्स क्लियर? प्रेशर, जो एक्सेस प्रेशर आपने लगाया है, वो प्रेशर ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या कर देता है? रोक देता है। तो जो प्रेशर ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दे उस प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए कैसे डिफाइन करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो हम कहेंगे द एक्सेस प्रेशर that must be applied to a solution to prevent osmosis. It's okay? क्या स्टेटमेंट लिखा है? The excess pressure that must be applied to a solution to prevent osmosis. वो एक्सेस प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को क्या कर दे? स्टॉप कर दे, रोक दे, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इट्स क्लियर? तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी हम मैथमेटिकल फॉर्मूले का डेरिवेशन देंगे। यहां पर किस तरीके से देंगे देखिए, मैथमेटिकल फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो हम कहेंगे किसी भी सॉल्यूशन पर लगने वाले ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करेंगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? कंसंट्रेशन पर सॉल्यूशन की। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा कितने सॉल्यूशन में आपने कितनी कंसंट्रेशन ली है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी टी, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। कहेंगे पाई इज इक्वल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लिखा आर सी टी। आर क्या है? यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, जिसे आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। बहुत जगह हम बात कर चुके हैं आर के लिए, इसकी वैल्यू भी हम बता चुके हैं आपको 8.314। इट्स ओके, आपको इसकी वैल्यू हमने कई जगह बता दी है। तो पाई इज इक्वल आर सी टी। सी क्या है? यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन है, टी क्या है? टेम्परेचर है। कॉन्सेंट्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? सी इज इक्वल हम जानते हैं एन बाई वी होता है। तो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। हम कहेंगे पाई इज इक्वल एन बाई वी आर टी, और पाई वी इज इक्वल एन आर टी। देखिए आइडियल गैस जैसा इक्वेशन बन गया। कैसा इक्वेशन बन गया? जस्ट लाइक आइडियल गैस। ये आइडियल गैस जैसा इक्वेशन बन गया। इट्स क्लियर? सिर्फ आपको बताना था। हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा आगे सोल्व करेंगे। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम किस तरीके से लिखेंगे? तो पाई इज इक्वल एन को हम लिखेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। ये हो गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इट्स क्लियर? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी अपॉन वी। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। और इस फॉर्मूले का आगे आप और सॉल्व, इस फॉर्मूले को आगे और सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो हम लिखेंगे, हमें एम बी को कैलकुलेट करना है, तो हम लिखेंगे एम बी इज इक्वल क्या हो जाएगा? एम बी इज इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू आर टी, डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई इंटू वी। इट्स क्लियर? ये हो जाएगा
इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो MB को कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये थी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक और फैक्ट यानी एक और हेडिंग को हम यहां डिस्कस करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। एक और हेडिंग हम यहां पर डिस्कस करेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होता है रिवर्स ऑस्मोसिस? तो देखिए यहां एक कंटेनर है, इस कंटेनर में यहां SPM लगी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, यहां एक SPM लगी हुई है, यहां आपने SPM लगा रखी है, यहां आपने वाटर फिल कर रखा है, यहां क्या है, वाटर है, और इस तरफ आपने कोई भी सोल्यूशन फिल कर रखा है यहां। इट मीन्स आप यहां कह सकते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। क्या फिल कर रखा है, सॉल्ट प्लस वाटर। जनरली ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स है वो किधर से, जिधर वाटर पार्टिकल्स का अमाउंट ज्यादा है उधर से उस तरफ जाते हैं जिधर वाटर पार्टिकल्स का अमाउंट कम है। ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। अब आपने यहां क्या कर रखा है, आपने यहां एक पिस्टन लगा रखा है, आपने क्या लगा रखा है, यहां पे एक पिस्टन लगा रखा है, और पिस्टन से आप क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं। आपने प्रेशर लगाया, आपने वाटर पार्टिकल्स का इधर आना रोक दिया, उस प्रेशर को कहा ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन इस बार क्या करना है, आपको प्रेशर को और बढ़ाना है। आपने वाटर पार्टिकल्स का इधर आना रोक दिया, वो ऑस्मोटिक प्रेशर था, लेकिन अब आपको क्या करना है, प्रेशर को उससे भी ज्यादा बढ़ाना है, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा आपको प्रेशर बढ़ाना है। आप ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा करने से इधर जो वाटर पार्टिकल्स हैं इस साइड में, ये जो वाटर पार्टिकल्स हैं इस साइड, ये वाटर पार्टिकल्स किस तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, ये प्योर वाटर की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। जब आप प्रेशर बढ़ा देंगे तो वाटर पार्टिकल्स उस तरफ जाने लगेंगे जिधर वाटर पार्टिकल्स ज्यादा हैं। इट मींस ऑस्मोसिस प्रोसेस जो है वो रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। समझ गए मेरी बात? ऑस्मोसिस प्रोसेस में क्या हो रहा था, वाटर पार्टिकल्स जिधर ज्यादा थे उधर से कम की तरफ जा रहे थे, लेकिन जब प्रेशर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा बढ़ा दिया तो प्रोसेस उल्टी हो गई। अब वाटर पार्टिकल्स जिधर कम है उधर से उस तरफ जा रहे हैं जिधर ज्यादा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। कैसे डिफाइन करेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस को, तो लिखते हैं हम लोग, अप्लाइड प्रेशर लार्जर देन द osmotic pressure, the direction of osmosis, the direction of osmosis reversed. It's clear? क्या स्टेटमेंट लिखा आपने, आपने कहा अप्लाइड प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, कि आपने जो प्रेशर अप्लाई किया है उस प्रेशर की वैल्यू यदि ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज आरओ में होता है। आप घरों में जो आरओ लेते हैं, आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है, R फॉर रिवर्स, O फॉर ऑस्मोसिस। आपके घरों में जो वाटर प्योरीफाई लगे हुए हैं वो रियल में आरओ होते हैं, वो वाटर को डिसैलिनेशन करते हैं, यानी सॉल्ट को वाटर में से क्या करते हैं, रिमूव करते रहते हैं। तो यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, यहां पर आप रिवर्स ऑस्मोसिस का यदि यूज लिखना चाहें, इसके यूज के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो लिखते हैं डिसैलिनेशन, डिसैलिनेशन टू गेट प्योर वाटर,
इसका जो इंपॉर्टेंट यूज है वो क्या है, डिसैलिनेशन। और डिसैलिनेशन करने का मतलब क्या है, प्योर वाटर को गेन करना, प्योर वाटर ऑब्टेन करना। तो ये क्या करता है, सॉल्टी वाटर में से सॉल्ट को रिमूव करके प्योर वाटर देता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी प्रोसेस के बेस पे आरओ वर्क करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। मैंने आपसे इस क्लास में डिस्कस किया सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, स्पेशल केस ऑफ राउल्ट लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इट्स क्लियर, वो एक स्पेशल केस था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर बात की। टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने 4 कैटेगरी डिस्कस की, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और हमने बात की रिवर्स ऑस्मोसिस पर। आपने मुझे इस क्लास के माध्यम से बहुत प्यार से और बहुत धैर्य के साथ इतने लंबे टाइम तक सुना। क्लास मुझे लगता है काफी लंबी हो गई, टाइम आज ज्यादा लग गया क्योंकि टॉपिक बड़ा था और इस टॉपिक को एक साथ एक्सप्लेन करना भी जरूरी था। इसलिए आपने मुझे एक लंबे टाइम तक प्यार से सुना और आप मेरे साथ यूं बने रहते हैं। मैं यही आपसे एक्सपेक्टेशन करता हूं कि आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए। मैं आपको नई नई इंफॉर्मेशन इन वीडियोज के थ्रू देता रहूंगा। एक और बात कहना चाहूंगा कि आपको कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मेरे को किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के पूरे एफर्ट करूंगा। तो मैनी थैंक्स फॉर दिस। इट्स ओके, दैट्स ऑल।